नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज के इस सेशन में हम लेकर आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट 58 होने वाला है, जो कि लाभप्रद होगा आगामी एग्जामिनेशन यूपी पीसीएल TG2 या फिर यूपी अर्विनर TG2 के लिए। तो प्यारे मित्रों, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन हैं टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम अपडेट कराएंगे आपके साथ। तो बिल्कुल TCS पैटर्न्स पे आधारित हैं। तो बिना किसी देरी के लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और आप लोगों का जो प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है वीडियो शेयर करने से, वीडियो को लाइक करने से, और पहली बार चैनल पे होगे तो ऐसा आपको देखिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो इस छोटी सी फैमिली में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इन द गिवन सर्किट। कह रहा है कि नीचे प्रदर्शित परिपथ में ए बी के गिर्द, मतलब ए बी के अक्रॉस समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, यहां पे देखिए ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, दोनों एक साथ पैरेलल हैं। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। हमें जब भी सर्किट सॉल्व करना होता है तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन या फिर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन या फिर इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। कहने का मतलब क्या, कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है। ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। कहने का मतलब ये आप 1 इंटू 1 प्लस 1+1 कर सकते हो। बट यहाँ पे भाई आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की देखिए जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जैसे यदि दो समान रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और दोनों क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, मतलब जो रेजिस्टेंस है उनकी जो वैल्यू है वो दोनों क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू 1 ओम है, तो ये क्या हो जाते हैं, अपने वैल्यू का 1/2 मतलब हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जो 1/2 हो जाते हैं इन द सेंस क्या, कि 1 का क्या हो जाएगा, 1/2 आप करोगे तो 0.5 हो जाएगा, मतलब 1/2 का जो वैल्यू आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी वैल्यू वही है, दोनों पैरेलल में है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका भी वैल्यू 1/2 के लगभग, मतलब इन द सेंस यदि आप 1 इंटू 1/1+1 से निकालोगे तभी वो 1/2 आएगा। और यहाँ पे 1 है तो इसको हम डायरेक्टली हाफ करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो इन द सेंस कहने का मतलब ये, अब देखिए दोनों क्या हो गए, इसकी भी वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है, इसकी भी वैल्यू आ गई 0.5। या फिर आप कह सकते हो कि 1/2 आ गया एंड 1/2 आ गया, दोनों को इक्वल कर दो। अब जब दोनों को आप इक्विवेलेंट करोगे, दोनों क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने, फ्लो होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर होगा, किस पे निर्भर करेगा। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द करेंट ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन, मतलब प्रतिरोध जो कि धारा के फ्लो होने के प्रतिकूल, ठीक है ना, एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है। आप ये जानते हो कि R इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या फिर कह सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या फिर कह सकते हो कि R इक्वल टू रो L/A। यही रिलेशन आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। यही रिलेशन आप पढ़ते चले आए हो भाई रेजिस्टेंस के टर्म्स में। तो यहाँ पे L क्या है, लंबाई है, R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, क्षेत्रफल है, और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ओके, तो आप ये एक और भी चीज जानते होगी कि R इक्वल टू और नॉट 1+α/T का टर्म्स जानते होगे, ठीक है। T जहां पे क्या है, टेम्परेचर है, R नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस है, अल्फा क्या है, प्रतिरोध
ताप गुणांक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सभी चीजें इसमें आ गई कि नहीं आ गई। मतलब देखिए, द मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आ गया, मतलब रो पे भी निर्भर करता है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए आ गया, ए पे भी निर्भर करता है। इट्स लेंथ एंड टेम्परेचर मतलब एल एंड टी, ठीक है, इस पे भी निर्भर करता है। कहने का मतलब ये हो गया, इसके यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर सी बात है। चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ, ज्यादा से ज्यादा सभी के पास वीडियो पहुंचा दो भाई, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के अक्रॉस प्रतिरोध क्या होगा। देखिए भाई, ए एंड बी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो हमने सोचा कि इसको भी इस सेशन में लेकर आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे आप देखिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो सर्किट है वो कनेक्टेड है। देखिए, अब देखिए ए और बी के इक्विवेलेंट निकालनी है। तो देखिए, इसको हम सर्किट कैसे भी बना, देखिए कैसे बना सकते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये भी क्या है, पैरेलल है। कहने मतलब क्या, ये इजीली ऐसे बन सकता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी। अब देखिए सेम वैल्यू है, 10 10 के वैल्यू हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप सीधी सी बात है, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में जानते हो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, 1/, क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। कहने मतलब ये कि 3/10 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे इसका जब इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या, 3.33 ओम आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3, जो कि श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, शक्ति व्यय करता है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा, सभी प्रतिरोधों में समान होगा, R1 में मैक्सिमम होगा, शक्ति व्यय मतलब पावर व्यय पूछ रहा है, ठीक है। R2 में अधिकतम होगा, R3 में अधिकतम होगा। तो सबसे बड़ी बात भाई देखिए, ध्यान से समझिएगा, जब 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3, सभी क्या हैं, श्रेणी में है। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड हैं तीनों, ठीक है। जब तीनों श्रेणी में हैं और यहाँ पे जो R1 क्या है, R1 ग्रेटर देन है R2 से, R2 क्या है, ग्रेटर देन है भाई R3 से, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस प्रकार से यदि जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे यदि हम बात करेंगे R1 में अधिकतम शक्ति व्यय होगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे निष्कर्ष निकालोगे आप, क्यों होगी, क्योंकि भाई इसका जो सर्वाधिक, इसको इसके अंदर इसका जो मान है वो सर्वाधिक है। तो प्रतिरोध क्या होगा, भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक चालक में वोल्टतापात जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होता, वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक। ये भाई ओम्स के नियम के अनुसार जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर के तो भाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई, ओके। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हुज लेंथ इज 90 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1.0 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज 1.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है 1.0 स्क्वायर पर सेंटीमीटर है और विशिष्ट प्रतिरोध है 1.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि देखिए LMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जामिनेशन में आया हुआ है और आपके ही अपडेटेड सिलेबस से है। तो हमेशा देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रो की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू। तो इन द सेंस कहने मतलब ये कि आप यहाँ पे आर इक्वल टू रो L/A लगा सकते हो, ठीक है। लगा दो भाई, सभी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो रो की वैल्यू क्या है, 1.5 माइक्रो
ओम सेंटीमीटर है, इन द सेंस क्या कि 1.5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एल कितना है, लंबाई कितना है, 90 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एरिया कितना है भाई, यहाँ पे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इन द सेंस कहने मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। अब सभी जब वैल्यू को पुट करोगे इन द सेंस की 1.5 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, इंटू 90/1 इंटू 10⁻⁴। और जब इसे सॉल्व कर लोगे भाई, ये आपका आएगा कितना आएगा भाई, लगभग आपका आएगा 0.0135 ओम, मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। एंड प्यारे मित्रों, पहली बार चैनल पे आए हो तो चले जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आ चुके हैं जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलम्स लॉ के काफी अनुरूप है, ठीक है। कौन सा, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, और न्यूटन का जो गति नियम है, या फिर ऊर्जा संरक्षण नियम है, या फिर गॉस का प्रमेय है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, देखिए देखिए कूलम्स लॉ के बीच, कूलम्स लॉ से रिलेट कराने के लिए पूछ रहा था भाई कूलम्स लॉ में होता क्या है। देखिए, होता ये है कि उसमें दो चार्जेस होती हैं, ठीक है, मतलब दो आवेश के बीच जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण लगता है, उन आवेशों का जो गुणनफल निकल के आता है उसके समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि दो आवेश होते हैं भाई, ठीक है। हो सकता है एक आवेश इस केंद्र पे हो, एक अनंत से हो, ठीक है। मान लीजिए इसे हम कह लेते हैं Q1 और ये Q2, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो R माना जाता है, जो दूरी है R माना जाता है। तो भाई ड्यू टू द ओम्स कूलम्स लॉ क्या होता है, एफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन Q इंटू Q1, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि F इज द डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार भाई याद आपको आना चाहिए तुरंत आपके माइंड में, आपके पास एक फॉर्मूला आता है कि F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। कहने का मतलब ये किसका होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार होता है, जहां पे G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, मतलब ग्रेविटी कांस्टेंट इन द सेंस की गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। M1 M2 क्या होता है, ये दो पिंड होते हैं, और क्या R क्या होता है, उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। तो कहने का मतलब ये मित्रों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुरूप होता है, ठीक है। चले भाई, आई होप कि समझ में आ रहा होगा सभी चीजें। देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, और बिल्कुल अपडेट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ चुका है प्ले स्टोर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाओ, वहां पे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने का देखिए फायदा क्या है, वहां पे आपको डेली क्विजेज मिल रहे हैं, ठीक है, फ्री में डेली क्विजेज मिल रहे हैं, फ्री में मॉक टेस्ट मिल रहा है, फ्री में पीडीएफ ई बुक मिल जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ प्यारे मित्रों, यदि आप वहां पे जुड़ना चाहते हो, देखिए आपकी जो फ्री लाइव टेस्टेड जो यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जा रहा है वीकली, ठीक है ना, नेक्स्ट संडे को लाइव टेस्ट होगा, याद रखिएगा सभी लोग, नेक्स्ट संडे को इसी एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट होगा। यदि मान लीजिए कि भाई 20 लोग ऐड हुए हैं उस लाइव टेस्ट में, तो भाई मेरे, यदि आप भी उसमें ऐड होगे तो अपना जो परफॉर्मेंस है उससे आप जज कर सकते हो कि भाई 20 में मेरा कौन सा स्थान आ रहा है। एंड आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर मिल रहे हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर पाने के लिए आपको वहां पे जाना है, पेड कोर्सेज हैं उसे लेना है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से जुड़ सकते हो उसमें, बेहतरीन तरीके से क्लासेस अपडेट हैं। बेसिक से आपको क्लास चाहिए, बेसिक से वहां पे क्लासेस मिल रही हैं, तो बिल्कुल आपको भाई मेरा सजेशन तो यही है कि आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा।
क्या है कि क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध क्या हैं, सीरीज में हैं, 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। तो इस बैटरी से गुजरने वाली जो धारा है वो आपको बताना है। भाई मेरे अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन देखिए आपके सामने नहीं आने वाला है। कहने मतलब ये है कि 3 ओम के रेजिस्टेंस और 6 ओम के रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, और ये क्या है 18 वोल्ट, मतलब ये जो सप्लाई है वो 18 वोल्ट है, ये क्या है 3 वोल्ट, 3 ओम 6 ओम है। तो ये क्या हो जाएगा 6 3 9, मतलब 9 ओम की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, 9 ओम की क्या है रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है, और 18 वोल्ट के हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो भाई मेरे, ड्यू टू द ओम्स लॉ कि आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू आपका होता है बी अपन आर। तो बी की वैल्यू कितनी है 18, और ये क्या हो गया 9, मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। ओके, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भाई कि 0 पॉइंट मतलब 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए किसी विद्युत परिपथ में एक 100 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध उपयुक्त होगा। देखिए ये आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 इलेक्ट्रिकल 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आई होप कि आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर ले जाओगे इसे। देखिए यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3 एम्पियर दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 ओम्स दी हुई है। तो अब जानते हो भाई मेरे कि V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, आई इंटू आर होता है मतलब क्या 0.3 इंटू 100 कर दो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पे 30 वोल्ट आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज तो आपने निकाल लिया, ठीक है 30 वोल्ट। अब हम यदि बात करेंगे P इक्वल टू क्या होता है, भाई P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपन R होता है, मतलब क्या कि 30 इंटू 30 के अपन 100 कर दो। ओके, जब इसे आप टोटली सॉल्व करोगे प्यारे मित्र, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 वाट आ जाएगा। ओके, 9 वाट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 100 ओम प्रतिरोध के लिए 9 वाट, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट connected to an 18 volt supply where current flowing is 1 ampere, the value of each resistance is, कह रहा है कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का जो मान है 1 एम्पियर है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए तीनों क्या हैं कुछ इस प्रकार से भाई सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई क्या है 18 वोल्ट है, और करंट विल बी फ्लो, करंट क्या हो रही है फ्लो हो रही है। तो आपको पता है कि ये तीनों जब श्रेणी में है तो ये क्या हो जाएंगे 3R। ओके, ये क्या हो जाएंगे तीनों 3R हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे यदि हम बात करें, हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज भाई आप R इक्वल टू क्या जानते हो V अपन आई। ओके, तो 3R हो जाएगा, V की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। ठीक है, और यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 अपान 3 इंटू 1, इन द सेंस कहने का मतलब ये कि 18 मतलब ये कि 6 ओम आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये भी आपके यूपी आरविनल टीजी2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ 1 किलो ओम रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस टू अ 1.5 वोल्ट सोर्स, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी। कह रहा है कि 1.5 वोल्ट स्रोत में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाए जाने पर परिपथ में धारा का मान कितना होगा। ठीक है, आपको बताना है इनमें से क्या राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है 1.5 वोल्टेज है, आर की वैल्यू क्या है 1 किलो ओम है। कहने का मतलब ये कि 1 इंटू 10 की पावर 3 ओम है। ओके, ठीक है, ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे ये हो गया। और यदि आप जानते हो कि भाई आई इक्वल टू क्या होता है कि बी अपान आर होता है। ठीक है, तो 1.5, आर की वैल्यू वह 1000। ओके, और जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी
0015 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 220 ओम रेजिस्टेंस मोटर टेक्स 2 एम्पियर करेंट्स इस अप्लाइड वोल्टेज विल बी। बिल्कुल इजी है, यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सभी लोग लगा लोगे भाई। बी इक्वल टू आई आर लगा दो। ओके, बी इक्वल टू आई आर कर दो इंटू क्या आ जाएगा 440 वोल्ट। ठीक है, कहने मतलब ये ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको क्या करना है, इजिली इसे सॉल्व करना है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे ये इसको हम जब ओपनिंग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से इसको हम कनेक्ट करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, दोनों सीरीज में है। ओके, दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज, कहने का मतलब ये कि ये सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक ओम आ जाएगा, मतलब क्या 60 ओम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका वैल्यू। ओके, अब देखिए जब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ओके, जब ये सभी पैरेलल में हो जाएंगे तो आपको पता है 60 ओम और 30 ओम दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब इसे आप लिख सकते हो आसान तरीके से, जब ये 60 ओम हो गया, कहने मतलब ये कि 60 इंटू 30 अपान क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे आपका पूरा टोटल क्या हो जाएगा आपका 90, मतलब 60 प्लस 30 मतलब 90 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जो आप सॉल्व कर लोगे टोटली तरीके से, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू 20 ओम आएगा। ओके, जब 20 ओम आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप जानते हो कि आई इक्वल टू क्या होता है, भी अपान आर होता है। तो भी की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे देखिए 2 वोल्टेज दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो कहने मतलब ये कि 1/10 आंसर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 3 प्रतिरोध R1 R2 एंड R3 सभी क्या है, समांतर में मतलब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो R1 क्या है, ग्रेटर देन है R2 से, ग्रेटर देन है R2 ग्रेटर देन है R3 से। ठीक है, यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4 इनके समांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए भाई सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे इजीली तरीके से सॉल्व करना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, R3 से कैम हो जाएंगे, ध्यान से इसको देख लेना किस प्रकार से होगा। बहुत ईजी है, अभी मैंने आपको सीरीज वाला बताया, ठीक उसी प्रकार से आपको पैरेलल वाला भी कर लेना है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम है, क्या है, देखिए ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है और सुनहरा है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये भी देखिए यूपीपीसीएल TG2 में आया हुआ है 2015 में। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन है गिवन है, इनमें से आपको बताना है क्या आंसर होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा कैसे इसे हम याद रखते हैं, कलर कोडिंग को निकालने के लिए क्या क्या तरीका होता है। तो याद रखिएगा ये तरीका होता है बी रॉय। ठीक है, बी रॉय, ग्रेट, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या होता है वाइफ। ठीक है, ये होता है इसका ट्रिक होता है। तो इसको देखिए कलर कोडिंग को निकालने के लिए इस ट्रिक का हम उपयोग करते हैं। तो प्रतिरोध का जो कलर कोडिंग में सामान्यतः क्या क्या है, 4 बैंड होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं, 4 बैंड होते हैं। ठीक है, पहला दूसरा बैंड क्या होता है, डिजिट के रूप में होता है, तथा तीसरा बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर के रूप में होता है। ठीक है, और चौथे बैंड में क्या होता है, गोल्ड हो तो उसको हम क्या करते हैं, +-5% से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और सिल्वर यदि होता है तो उसको हम प्लस माइनस कितना 10% से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो यदि कोई बैंड उपस्थित नहीं है वहां पे, तो वहां पे उसको हम उसका जो टोलरेंस मान लेते हैं +-20% का मान लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, देखिए याद रखिएगा जो इसका सिरा होता है ब्लैक, जिस कहाँ पे होता है ब्लैक भाई, जीरो मान पे होता है, ठीक है, जीरो पे इंडिकेट करता है। ब्राउन 1 पे होता है, रेड 2 पे होता है, ऑरेंज 3 होता है, येलो 4 होता है, ग्रीन 5 होता है, ब्लू 6 होता है, वायलेट 7 होता है, ग्रे 8 होता है एंड व्हाइट 9 पे होता है। ओके, तो यहाँ पे ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है एंड सुनहरा मतलब गोल्ड है। ठीक है, तो इसका यदि हम टॉलरेंस निकालेंगे, इसका टोटल यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू 10 के पावर सी प्लस माइनस टॉलरेंस यहाँ पे जो आप लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल यदि मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की मान R इज इक्वल टू मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5% टॉलरेंस लेंगे भाई। क्यों, गोल्ड के लिए हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस -5% लेंगे। ओके, टॉलरेंस जो इसका है, तब इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वलेंट, ये क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू 10 के पावर 6 ओम प्लस माइनस 5 ओम आ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5% आएगा। इन द सेंस कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतने सारे एक्सप्लेनेशन थे। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको बताना चाहूंगा एप्लीकेशन पे इससे भी बेहतरीन क्लासेस वहां पे अपडेट हो रही हैं, तो बिल्कुल आपको देखिए जुड़ना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 विद्युत स्रोत से मतलब इलेक्ट्रिकल स्रोत से समांतर जुड़े हुए हैं, तो R1 का मान R2 से 4 गुना है, तो R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए R1 का मान आपको ध्यान से देखना है कि 4 गुना है R2। ठीक है, R1 का मान R2 4 गुना ज्यादा है, अर्थात कहने मतलब ये कि R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि 4R2, 4 इंटू R2। अब यदि मैं बात करूं R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपन 4। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे यदि धारा हम क्या करें, धारा आप जानते हो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 अपान R2 इक्वल टू I2 अपान I1 लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि R1 का जो प्रतिरोध है R2 से 4 गुना अधिक है, तो R1 में जो धारा है R2 में प्रवाहित धारा का 1/4 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इन द सेंस क्या, यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर भाई, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, R2 के 1/4 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई, डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्मोक, एसिड, बेस etc हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन, धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पे, TRS वायर पे, VIR वायर पे, फ्लैक्सिबल या फिर लेड एसिड वायर पे। भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ज़्यादा यहाँ पे देखिए हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का, तो सीधी सी बात है भाई डी। ठीक है, लेड एसिड जो वायर है, शीशे से जो लिपटी वायर होती है, उस पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू वायर्स हैविंग बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पैरेलल में कनेक्टेड है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर बाय टू कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम्स। कह रहा है दो तारें प्रतिरोध R हैं, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसी यौगिक में एक R/2 प्रतिरोध की तार श्रेणी में जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, बात समझ रहे हो। देखिए कुछ इस प्रकार से है, देखिए देखिए एक रेजिस्टेंस है ऐसे, और इसके साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और सीरीज में R/2 ऐड हो जा रहा है। तो भाई पहले R इसको सॉल्व कर लो, इसको जो सॉल्व करोगे तो एक रेजिस्टेंस आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो निकाल लोगे भाई इजी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे वन बाई क्या भाई पैरेलल में है, तो 1/R1 प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि R/2 हो जाएगा। ओके, जब R/2 हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे भाई देखिए सीरीज में। अब ये भी वैल्यू R/2 आ गया, ये भी वैल्यू R/2
टू है, तो कहने का मतलब ये कि हो जाएगा 2R/2 इन द सेंस क्या कट आउट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा AR आ जाएगा। ठीक है, R ओम आ जाएगा इसका वैल्यू यहाँ पे। ओके, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 25 वोल्ट 100 वाट लैंप विल बी, कह रहा है कि 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का जो प्रतिरोध होगा कौन सा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यूपीपीसीएल 2016 TG2 एग्जामिनेशन में आया हुआ है और आरआरबी आपके भुवनेश्वर एग्जाम 2009 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए भाई एग्जामिनेशन में आए हैं तो इसे भाई देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप लैंप का जो प्रतिरोध क्या होगा, तो आप जानते हो भाई प्यारे मित्र कि P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ठीक है, तो यहां से यदि मैं बात करूं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है और I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे कि समीकरण 2 की 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। कहने का मतलब ये कि P इक्वल टू हम क्या करेंगे, B की जो यहाँ पे क्या करेंगे, B और I की जो वैल्यू है क्या, V/R इंटू क्या हो जाएगा, V/R। कहने का मतलब ये कि P इक्वल टू हम निकाल सकते हैं। आप जानते भी हो इसका फार्मूला होता है, P इक्वल टू क्या होता है भाई, P इक्वल टू V²/R होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे यदि हम लिखें कि R इक्वल टू, यदि भाई आर लैंप का प्रतिरोध निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V²/P। ओके, तो B² कितना है, 250। कहने मतलब ये कि 250 इंटू 250 कर दो। P की वैल्यू कितनी है भाई, 100 वाट है। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो भाई। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका लगभग 625 ओम आएगा। ओके, तो 625 ओम कहने मतलब ये कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके ना, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा कि एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण आई इक्वल टू 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है, तो धारा का आरएमएस मान एम्पियर में होगा। क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए प्यारे मित्रों, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है ना, जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कि भाई मेरे इसका क्या राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है सभी को। ठीक है ना, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके देखिए बताएंगे, और साथ ही साथ क्लास कैसी लग रही है उसे भी अपडेट करिएगा, और लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपका सही हुआ उसे भी अपडेट कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हो तो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर जाओ, क्लिक करो, वहाँ पे मल्टीपल क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट हैं एंड क्लासेस हैं। यदि आप लेना चाहते हो, थ्योरी पढ़ना चाहते हो बेसिक से हमारे साथ, तो बिल्कुल जाके वहाँ पे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। अब देखिए आई की वैल्यू क्या दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है आई इक्वल टू 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो भी मैक्सिमम इक्वल टू आप जानते हो कि भी आर एम एस इंटू क्या होता है, √2 होता है, और आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्सिमम अपान √2 होता है। तो यहाँ पे आई मैक्सिमम यदि मैं क्या करूं, आई आर एम एस निकालूं तो आई मैक्सिमम कितना है, 14 है। ठीक है भाई, 14 अपान क्या हो जाएगा, √2। जब इसे सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा, 9.909 लगभग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए 2 साइन मतलब ये भी है, तो 2 वाले के टर्म्स में निकालोगे तो 2/√2 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.99। ठीक है, 1.99। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटली आई आर एम एस आप यदि निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 9.90 स्क्वायर प्लस 1.99 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो 10 एम्पियर इन द सेंस क्या, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी एम्पियर का वो कितना हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर, 10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। लो पावर फैक्टर से कौन सी हानि होती है, कॉपर हानि, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है, उपयोग सभी होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, देखिए बात को समझिएगा कि जो लो पावर
फैक्टर होते हैं या फिर जो निम्न शक्ति गुणांक होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनसे जो कॉपर हानि है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जब टर्मिनल वोल्टेज पे क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज पे वो कम हो जाती है हानि, और जिसके कारण जो उसका जो खर्च है भाई, वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो शक्ति गुणांक के निम्न होने पे जो होते हैं, शक्ति का जो मान भी होता है वो भी कम हो जाता है। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि ये तीनों इस टर्म्स में आएंगे, तो मतलब ये कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तापक कुंडली में 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है, ठीक है भाई। कुंडली को दो समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत से समांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उसमें प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेरे एक 100 वाट का कुंडली है या फिर कॉइल है या फिर रेजिस्टेंस है। तो भाई यहाँ पे मैं कॉइल पूछ रहा है तो इसको कॉइल के टर्म में ले लो, ठीक है। एंड इसके जो वोल्टेज है ये 200 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, 200 वोल्टेज है, ये 100 वाट का है, ओके। 100 वाट का है जो, ये क्या है भाई, इसको हम तोड़ देते हैं। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा यहाँ पे नीड नहीं है एक्सप्लेनेशन की। P इक्वल टू क्या करो, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगा दो, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, ओके, अपान आर क्या है 100, ओके। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा बिल्कुल इजीली तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब कहोगे सर आर कैसे आ गया 100, भाई देखो कि आपको देखिए पी 100 वाट दिया हुआ है, वोल्टेज 200 वोल्टेज दिया हुआ है, ओके। अब आपको क्या करना है कि आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर भाई पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर। अब यहाँ से यदि आप आर निकालोगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर अपान पी की वैल्यू क्या है 100, ठीक है। इसे जब सॉल्व कर लोगे तो 400 ओम आ जाएगा, ठीक है। 400 ओम आ जाएगा, कहने का मतलब ये कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि यदि 0.2 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र है 8 वोल्टेज पर आवेशित है, तो संधारित्र में जो भंडारित ऊर्जा होगी, स्टोरेज एनर्जी होगी, वो क्या होगी। चलिए भाई बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी प्यारे मित्र जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं भाई, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे इसका जो राइट आंसर होगा आखिर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए भाई यहाँ पे आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को अपडेट होगा कि सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये तो आपने बता दिया कि बी आएगा, वो तो ओम में आया था। भाई मेरे जब आपने ओम में निकाल लिया तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए दोनों क्या है, दोनों को हम देखिए तोड़ दे रहे हैं ना। भाई दोनों को क्या करोगे, अब जब एक वैल्यू आ गई 400 ओम आ गई, कहने का मतलब ये, अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि समान भागों में काट दिया जाता है। जब समान भागों में काट दिया जाता है, ओके, जब समान भागों में यदि आप काट दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इस प्रकार से बना लो, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से बना लो, दोनों समान भागों में कट गया, मतलब 400 आया, तो ये 200, ये 200, यहाँ पे कितना है, ये 200 वोल्टेज है, ठीक है। अब यदि इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका 200 200 मतलब समान भाग में है, समान है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 100 आ गया इसका। अब आप जानते हो कि आई इक्वल टू क्या होता है, भी अपान आर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 200 अपान 100, ठीक है। ये कहने मतलब ये कट जाएगा, अपरांत 2 एम्पियर आ जाएगा, ओके। इसमें करंट जो फ्लो होगा 2 एम्पियर। तो कुंडली में निकलने वाली जो एनर्जी आपको निकालनी है, ई इक्वल टू क्या निकालना है, आई स्क्वायर आर टी निकालना है, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया है। तो मैं सोचा था कि इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन कर देता हूँ भाई, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपडेट चाहिए होता है। तो यहाँ देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो 2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आई है 100 हो गया, इनटू टी की वैल्यू कितना है 1, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 400 वाट सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 400 वाट सेकेंड आ जाएगा। अब जब आप ये भी जानते हो कि अब प्रति सेकंड जो निकलने वाली जो ऊर्जा है, ई अपन क्या होता है, टी होता है, कहने मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 अपन टी 1, ओके। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि 400 जूल पर सेकेंड, मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 400 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए भाई, जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार देखिए एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आरआरबी मुंबई देख लेना, तो ये मत सोचना कि भाई हमारे में नहीं आएगा, है तो वही अब वही कोर्स, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू है 0.2 माइक्रोफैराड दी हुई है, वोल्टेज कितनी है 8 वोल्टेज दी हुई है। आप जानते हो भाई एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है, हाफ EV स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर होता है, सॉरी हाफ CV स्क्वायर होता है भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, ओके। अब यहाँ पे इसको भाई सॉल्व कर लो, हाफ है, C की वैल्यू 0.2 है और B की वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है, उसको यहाँ पे कर लो। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे टोटली राइट आंसर का, तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, B हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ प्योर कैपेसिटेंस सच दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 100 ohms if the frequency is double the reactance will be become। कह रहा है कि किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ईएमएफ इस प्रकार से लगाया गया है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए तो आवृत्ति यदि दोगुनी कर दी जाए तब प्रतिघात क्या होगा। ये देखिए यूपीपीसीएल 2016 के TG2 एग्जामिनेशन में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखिए बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग भाई जब इंपॉर्टेंट है तो सभी को यहाँ पे जुड़ना है, सभी को बताना है और साथ ही साथ वीडियो भी शेयर करना है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए भाई, सभी लोग यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो करना सभी को है, जब करना सभी को है तो सभी का आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताओ फिर क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए भाई सभी लोग अच्छा तरीका ट्राई कर रहे हैं। चलिए यदि मैं बात करूंगा, देखिए प्योर कैपेसिटेंस के लिए आप जानते हो कि एक्सी इक्वल टू होता है 1/2 FC, 2 पाई FC। ये क्या है, एक्सी दिस इज द रिएक्टेंस फॉर द प्योर कैपेसिटेंस, ओके। तो एक्सी क्या है, धारितीय प्रतिघात है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एफसी क्या है यहाँ पे, आवृत्ति है, ओके। अब आप जानते हो ये भी कि XC1 अपॉन XC2 इक्वल टू एफ C2 एंड FC1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द C2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द C1, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि FC2 इक्वल टू 2FC1, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू रख देनी है। तो इसका वैल्यू क्या है, 10 है XC1 का, XC2 आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 2FC1 अपॉन FC1, ओके। तो अब इसे आप XC2 यहाँ से आप निकालोगे मित्रों, ठीक है, FC2 निकालोगे तो क्या आएगा, 5 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, C इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई फिर से इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर इंडक्टर इज, चलिए भाई जल्दी से बताइए, पावर फैक्टर ऑफ द प्योर इंडक्टर इज, विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है, चलिए भाई बताइए इनमें से क्या होगा। सीधी सी बात है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो प्योर इंडक्टर का जो पावर फैक्टर होता है भाई 0 होता है, और प्योर कैपेसिटर का यदि हम पावर फैक्टर की बात करें वो क्या होता है, वो भी 0 होता है। किसका, प्योर कैपेसिटर का जो पावर फैक्टर होता है वो भी 0 होता है। लेकिन यदि प्योर रेजिस्टेंस होता है या फिर प्योर रजिस्टर की बात करते तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है, इकाई होता है, याद रखिएगा इन सभी को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि a capacitor and a resistor are connected in series to a sine wave generator, okay. The frequency is set so that the capacitive reactance is equal to the resistance, and thus an equal amount of the voltage appears across each component in if the frequency is increased। कह रहा है कि संधारित्र तथा प्रतिरोध एक ज्या तरंग चरित्र के साथ श्रेणी में कनेक्ट है, ठीक है भाई। आवृत्ति को इस प्रकार समंजित किया जाता है कि संधारित्र प्रतिघात प्रतिरोध के बराबर है, तो प्रत्येक अंग के चारों ओर बराबर मात्रा का जो विभव दिखाई देगा। यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए तब क्या होगा,
चलिए भाई, ये भी आपका यूपी आर्विनर TG2 इंस्ट्रूमेंटल में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देखिए भाई यहाँ पे बताएंगे। ठीक है ना, कैसे कनेक्टेड है भाई, देखिए इस प्रकार से रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, एंड एक वोल्टेज सोर्स है, एक सप्लाई है, AC सप्लाई है, ऐसे कनेक्ट है। ये क्या है भाई, इसे है भाई Bm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है, R है, ये क्या है, C है, दो के सीरीज में है। ये हो गया इसका सर्किट। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट कंडीशन आपको देखना है, R व्हाट इज द, इस सर्किट के लिए R इक्वल टू इसका जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, XC हो जाएगा। अब सीरीज सर्किट में देखिए क्या होता है कि धारा देखिए समान होती है, मतलब वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रॉप I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि भी और मतलब कैपेसिटर के टर्म्स में यदि मैं बात करूँ तो I XC हो जाएगा, दिस इज द रिएक्टेंस इनटू भाई I इंटू R। तो R ही रिएक्टेंस है यहाँ पे कैपेसिटर के लिए। तो भाई यहाँ पे देखिए R के लिए तो क्या हो गया, वी आर इक्वल टू I इंटू आर ड्रॉप हो गया, लेकिन I के टर्म्स में क्या हो जाएगा, I XC हो जाएगा। ठीक है, I इंटू रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इन द सेंस ये क्या हो गया कि वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC। ओके, अब सेकेंड कंडीशन आपको देखना है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R विल बी कांस्टेंट। R क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप जानते हो कि XC इक्वल टू होता है 2 पाई FC होता है। ठीक है, 2 पाई FC होता है। यदि इस कंडीशन में प्यारे मित्र, यदि फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंस विल बी क्या, डिक्रीजेस, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या निकल के आपका आएगा कि वी आर इज द डायरेक्ट इज द ग्रेटर देन इक्वल टू VC। ओके, ये टर्म्स आप समझ में आ रहा है आपको। तो बिल्कुल रिलेट कराने के बाद, ठीक है, आप जानते हो कि किसी भी AC सर्किट में या फिर AC जो साइकिल होती है उसको यदि आप ध्यान से समझोगे तो भाई यहाँ पे भी की वैल्यू जो होती है, भी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होती है, और I की वैल्यू भी क्या होती है, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, तो उससे जब आप रिलेट करोगे भाई तो बिल्कुल आपको इजीली तरीके से आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। वो आंसर क्या मिलेगा आपको, वो भाई भी आर इज ग्रेटर देन VC का मिलेगा। इन द सेंस क्या कि आपको भाई B इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी इससे ज़्यादा अच्छा तरीके से सीखना चाहते हो, वीडियो को डाउनलोड करके रखना चाहते हो, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन पे जाके जुड़ जाओ आप सभी लोग। ठीक है, जो भी क्लासेस हैं बिल्कुल इजी तरीके में कम दाम में आपको वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 330 पिको फैरेड का कैपेसिटर एंड 220 कैपेसिटर आर ईच कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 volt DC source, the voltage across the 330 कैपेसिटर इज, कह रहा है एक 330 पिकोफैरड संधारित्र और एक 220 पिकोफैरड संधारित्र दोनों समांतर में 6 वोल्ट DC सोर्स से जुड़े हुए हैं। तो 330 पिकोफैरड संधारित्र विभव क्या होगा, भाई बहुत ईजी है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके पहले बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, उसके बाद तो हम आपको बताने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, अब भाई अब यहाँ पे देखेंगे कि गिवन ये है, गिवन ये है। भाई ध्यान से समझिए ये कह क्या रहा है, दोनों क्या है, पैरेलल में है, मतलब इसका पहले इसका सर्किट बना लीजिए। ठीक है, तो एक सर्किट, एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा है, एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा है। भाई समांतर में कह रहा है कि पैरेलल में जुड़ा है, जोड़ दो आप। ठीक है, अब इसके जो एक क्रॉस क्या है, एक वोल्टेज लग रही है, वो क्या है, 6 वोल्टेज है। ओके, अब ये क्या है, ये क्या है, 330 पिको फैरड है, एंड ये क्या है, 220 पिको फैरड है। ओके, अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा भाई कि जो विभव होता है पैरेलल में, वो हर पॉइंट पे विभव मतलब वोल्टेज पैरेलल सर्किट में समान होता है। तो भाई जब 6 वोल्ट हम दे रहे हैं तो 6 वोल्ट ही तो वहां पे मिलेगा। तो भाई यदि मैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। समझ में आ गया, 330 पिको फैराड में भी 6 वोल्टेज जाएगा, 220 पिको फैराड में भी कैपेसिटर में भी 6 वोल्टेज जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया भाई, इजी था, ज्यादा यहाँ पे देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल इजीली तरीके से कॉन्सेप्ट लगाना था, आंसर ले जाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ सर्टेन सीरीज रेजोनेंस सर्किट VC इक्वल टू 125 वोल्ट, VL इक्वल टू 125 वोल्ट एंड VR इक्वल टू 40 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए कैसे ये कनेक्ट है। देखिए ये सभी क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, वो कह रहे हैं ना सीरीज में कनेक्ट है, तो भाई ये क्या है, RLC, सभी क्या है, ये सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है ना, RLC क्या है, सभी क्या है, सीरीज में कनेक्ट है भाई। ठीक है, सबकी वैल्यू दी हुई है। ओके, अब जानते हो कि जब आप ये स्थिति आ जाए कि VL इक्वल टू VC, अब देखिए BC एंड VL विल बी इक्वल, तो ये जो आ गई वैल्यू, या फिर हम इसको कहते हैं कि XL इज इक्वल टू XC, दिस इज द क्या, ये अनुनाद का स्थिति हो गया, रेजोनेंस की स्थिति हो गया। तो इस कंडीशन में आप जानते हो, आप कर दोगे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, उसे फाइंड आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और जो यहाँ पे आंसर आएगा मित्रों, वो क्या आएगा भाई, 40 वोल्ट आएगा, मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ सी इन अ सीरीज RLC सर्किट इज डिक्रीजेस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कह रहा है एक सीरीज RLC सर्किट में सी का मान अवमूल्यित घटता है, मतलब डिक्रीज होता है, तब अनुनाद आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, आपको ये भी बताना है। तो भाई मेरे देखिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा वो क्या करेगा भाई, जो यहाँ पे एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट LC हो जाएगा। इस कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा कि जब हम क्या करेंगे, श्रेणी में RLC परिपथ में जब C का मान क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, तो भाई फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो कहने मतलब क्या, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिल्टर फिलर मेटल इज, सोल्डरिंग में भराव, फिलर मेटल जो होता है, भराव धातु का जो धातु का जो गलन बिंदु होता है, क्या होता है भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, आपको याद रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, और बिल्कुल इजी तरीके से इसे सॉल्व भी कर लेना चाहिए। ठीक है, और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या, एबव 420 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सब डेटा होते हैं जो कि आपको रट्टा मार के तो रखना ही चाहिए। ठीक है, इसे आप समझ नहीं सकते हो, इसे रट्टा ही मारना पड़ेगा कि सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल। याद रखिएगा कि सोल्डरिंग के कंडीशन में किसको हम बात कर रहे हैं भाई, भरने वाला। ठीक है, भराव पॉइंट का फिलर मेटल की बात कर रहे हैं, तो वो 420 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, एबव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चार्ज चेंज इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो, द सेट स्टेट लॉ इज कॉल्ड, कर रहा है कि एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग जो होता है शून्य होता है, यह नियम क्या कहलाता है, ये जो स्टेट है, ये जो नियम है क्या कहलाता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल हो जाएगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ हो जाएगा, किरचॉफ थर्ड, किरचॉफ फोर्थ लॉ। भाई तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि C एंड D जी क्या है, ये गलत हो जाएंगे, किरचॉफ थर्ड एंड फोर्थ लॉ होता ही नहीं है, दो ही लॉ होते हैं, किरचॉफ सेकेंड एंड फर्स्ट लॉ। अब इसमें चूज करके जल्दी से कमेंट कीजिए। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे शायद भाई सीधी सी बात है, ये क्या होता है, किरचॉफ सेकेंड लॉ के अंतर्गत आता है। तो भाई प्यारे मित्रों, आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर द वाचिंग क्लास। यदि आपको चाहिए PDF तो आपको करना है ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ, वहां पे आपको फ्री PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। फुल सिलेबस के लिए पेड कोर्सेज आपको जरूर लेना चाहिए, वहां पे बिल्कुल आपकी जो तैयारी है बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ज्यादा जानकारी लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।